वेलकम बैक वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स इन यूट्यूब चैनल ऑफ सुपर 30 जम्मू 2025 के एडमिशंस ओपन हो चुके हैं एट 80% स्कॉलरशिप. सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एट ऑल. जस्ट गेट द सीट एज अर्ली एज पॉसिबल. साथ ही साथ आज इस चैप्टर में एनालिसिस एंड पीवाईक्यूज खत्म करने जा रहा हूं. सोल्यूशन में कौन सा चैप्टर आपको ज्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं, किस में कम क्वेश्चंस आ चुके हैं, किस एरिया में आपको ज्यादा मेहनत करनी है, किस एरिया में आपको कम मेहनत करनी है, कौन एरिया आप खत्म छोड़ सकते हो बिकॉज देयर इज लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड टू योर एग्जाम. पहली अगर मैं आपको बताऊं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द एरियाज जिसमें आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिकॉज यू नीड टू कैलकुलेट द अननोन नंबर ऑफ मोल्स इन दिस एरिया. Okay, and what are the areas which you need to count in this? Relative loading of vapor pressure, elevation, boiling point, depression, freezing point, and osmotic pressure. Number of questions I'm going to solve with you guys. अब next area कौन सा area आ जाता है सर? That's concentration term, molality, molarity, normality, mole fraction, mass percentage, volume percentage, mass by volume percentage, ppm. Do every problem in this area as well. साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा my dear ones, अब हमारे पास उसके बाद वैन टू फैक्टर एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में अच्छे क्वेश्चंस आ चुके हैं. डिसोसिएशन, एसोसिएशन, नॉट इलेक्ट्रोलाइट्स. You need to calculate the van 2 factor iota. So number of questions had been asked in this area. Lastly, I would like to tell you rest areas where ideal, non-ideal gases, Henry's law. I didn't found much questions over there. Positive deviation, negative deviation. Please do some little exercise in that. मेरे ख्याल से एक बार रिवाइज करोगे उसको तो भी क्वेश्चन हो जाएगा. But don't forget to work on badly on colligative properties. Let me discuss question number 1 with you. Question number 1 is telling you the correct option for the value of vapor pressure of solution at 45 degrees Celsius with benzene to octane in molar ratio 3:2 is. Vapor pressure साथ साथ दिया गया benzene का 280 mm of Hg and octane का दिया गया है 420 mm of Hg. तो बता दीजिए कि vapor pressure of solution कितना होगा. आपको पता ही है, in the beginning you already know that P टोटल बराबर होता है PA प्लस PB. व्हाट इज दैट? डाल्टन ने बोला था टोटल प्रेशर बराबर होता है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स. PA में मान के चलता हूं बेंजीन का पार्शियल प्रेशर, PB में मान के चलता हूं ऑक्टेन का पार्शियल प्रेशर. और साथ ही साथ रॉल्ट ने बोला था PA बराबर होता है P नॉट A इंटू काई A एंड PB बराबर होगा P नॉट B इंटू काई B. व्हाट इज दैट? मतलब जो पार्शियल प्रेशर होता है यानी PA होता है वो प्योर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपाउंड होता है. इसी तरह PB P नॉट B इंटू काई B के बराबर होता है. आई होप दैट्स रियली रियली क्लियर टू यू. तो PT बराबर होगा माय डियर वंस P नॉट A क्या है? दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ दैट इज पार्शियल प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, दैट इज 280 into chi A, that is mole number of moles of benzene upon total number of moles. वो तो 3 है moles of benzene upon total कितना है? 3 plus 2 is equal to 5. I would like to write down in this format plus P not B कितना दिया गया है? 420 mm of Hg into 2 है octane का और 5 है total. तो कैसे सोल्व करेंगे इसको? तो PT बराबर होगा आपका 280 into 3 तो डिवाइड 5 से नहीं होगा, 30 बना दो तो 0.56 हजार 30 राइट. प्लस इसको भी 420 तो लिख ही लो इंटू 2/5 कितना रहेगा भाई साहब? तो 20 बना दो तो 0.254 20 राइट. सो ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल. 28 इंटू 6 कर दो इसके साथ प्लस 42 इंटू 4 कर दो इसके साथ. तो अगर आप देखोगे 48 6 8048 and then it will be equal to 8 मैंने लिखा and 6 2s are 12 168 right plus 42 4 2s are 8 4 4s are 16 8 8 16 हुए 6 6 12 1 13 हुए 2 and 3 हुए. तो 336 will be the right answer. तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होना चाहिए. चलो इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं. और this was very simple question. Yes, this is the right answer of this question, right? Moving to the next one, dear ones. तो क्वेश्चन सेकंड बता रहा है आप लोगों से. देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जा चुका है. चलो let's look at this. and क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछ रहा है कि फॉलोइंग सॉल्यूशंस आपको प्रिपेयर्ड दिए गए हैं by dissolving 10 gram of glucose into 50 ml of water, 10 gram of urea
in 250 ml of water, and then we have 10 gram of screws in 250 ml of water. Write the order of decreasing osmotic pressure. तो सिंपल है भाई साहब, बहुत बहुत सिंपल है. पाई बराबर होता है I, that is when to factor into C into R into T. अगर मैं बात करूंगा I इन सबों का 1 ही होगा, क्योंकि ये अनडिसोसिएटेड है. जो भी नॉट डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका आयोटा का फैक्टर हम 1 ले लेते हैं. तो तीनों को इनसे डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है. तीनों का R सेम है, तीनों का टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पे ये काम कराया जा रहा है. तो व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस? सो देन इट इज द डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन खुद बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम की बात करें 250 ml 250 ml 250 ml, तो वॉल्यूम भी खत्म हुआ. तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स खुद बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. आई होप दैट्स रियली रियली क्लियर टू यू. वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. सबों का वेट 10 ग्राम्स दिया गया है, तीनों का वेट 10 ग्राम्स. तो इसका भी मामला हो गया गड़बड़. तो पाई ओवरऑल में बताओ इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि फर्क इसी का है. दैट मींस जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम उसका पाई ज्यादा. देख लीजिए पाई किसका काम है. पहले में तो अगर बात करें कार्बन 12 है. ओके, इट्स N2O. इट्स प्रिंट मिस्टेक है. नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है. एंड कार्बन 12 है, दूसरे में कार्बन कितने 6 हैं. तो उसके साथ ऑक्सीजन 6 है, इसमें ऑक्सीजन. तो ओवरऑल देखा जाए तो यूरिया में कम मॉलिक्यूल कम एटम्स हैं, दैट मींस मॉलिक्यूलर मास कम होगा. ओके, तो इन दैट केस माय डियर वंस, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो उसका पाई ज्यादा होगा. तो यूरिया विल बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट. तो P2 पहला माना जाएगा क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है. Then obviously glucose that is equal to 180, तो P1 सेकंड पे आएगा. और P3 में मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो this will be the another one. I hope pi is inversely proportional to molecular weight. बाकी तो सेम है, उन पे तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकते. मॉलिक्यूलर वेट एक बचा हुआ है. So option number C will be the right answer of this question. Moving to the next one, dear ones. I hope this is really clear to you. P2, P1, P3. शायद P2, P1, P3, right? हाँ, obviously P1 सेकंड पे आएगा क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है. शायद मैंने जल्दी ऑप्शंस सी बताया था. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. बता रहे हैं आपके 2 स्टेटमेंट्स दिए गए. हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेट्स. या दैट्स ये स्कूबा डाइवर्स के लिए इस्तेमाल. हीलियम इज हाईली सॉल्युबल इन ऑक्सीजन. क्या ये सही है? पहला स्टेटमेंट, हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेट्स. जब भी हम समंदर के नीचे जाते हैं, दैट्स कॉल्ड स्कूबा डाइवर्स. वी आर यूजिंग oxygen cylinders which are diluted with helium. तो diluted with helium से क्या हो जाएगा? हीलियम की डेंसिटी कम हो जाएगी, राइट? तो कम होने के कारण से तो हमें जो जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमें इनहेल करना हमें उतना ही मिल जाएगा. नहीं तो देयर विल बी द प्रॉब्लम. अगर हमने देयर विल बी बबल्स इन द ब्लड, एंड अगर हमने ज्यादा इनटेक किया ब्लड ये ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इनटेक ज्यादा हो जाएगा, तो देयर विल बी प्रॉब्लम्स. सो हाँ, हीलियम इस्तेमाल किया जा सकता है. दूसरा चीज, हीलियम इज सॉल्युबल इन ऑक्सीजन. अरे क्या बात कर रहे हैं? हीलियम एंड नाइट्रोजन आर नॉट सॉल्युबल इन ऑक्सीजन. मेक श्योर, बिकॉज हीलियम इज एन इनर्ट गैस, इट विल नॉट ट्राई टू रिएक्ट विद एनीवन. तो ये नॉट सॉल्युबल इन ऑक्सीजन होता है. पहला सही है एंड दूसरा गलत है. आई होप दैट्स रियली रियली क्लियर टू यू. लेट मी शो इट टू यू. ए इज ट्रू, is going to be true, and B is going to be false. So option number 2 will be the right option of this question, my dear ones. Right? That's correct. Correct. Wow. मजा आ गया. So which of the following is dependent of temperature? Molarity, the term which is written over here, mole fraction को कोई फर्क नहीं पड़ता है. Weight percentage, molality is independent on temperature. तो molarity एक ऐसी term है जो dependent on this है. तो यहाँ पे भी option दिया गया molarity का, which I show it to you over here. तो मोलारिटी इसका आंसर आ जाएगा. Moving to the yes, that's right answer. What is the mole fraction of the solute in 1 molar aqueous solution? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. चलो, I hope so that you're going to understand this question very easily. तो 1 molar solution है. 1 molar solution का मतलब क्या होता है? पहले M का मतलब समझो, that is equal to number of moles of solute upon
वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं ले लूं ये, लेकिन किसमें, केजीज में, बस इसको आपको इस तरह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो दैट मींस m विल बी इक्वल टू, जब आप इसका n2 1 लोगे अपॉन ये, क्योंकि m वहीं से 1 दिया गया है, और वेट भी कितना लोगे, 1 kg लोगे। तो 1 kg सॉल्वेंट ही हम लेते हैं ना, वेरी गुड। तो आपको पता ही है ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर आपको कोई भी इश्यू है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स अगर लेना चाहते हो तो मल्टीप्लाई 1000, अगर केजी लेना चाहते हो तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ले सकते हो। W1 इज वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आई होप दिस इज रियली रियली क्लियर टू यू। ठीक है, तो 1 अपन, तभी तो वो 1 आ जाएगा क्योंकि m का वैल्यू 1 दिया गया है। दैट मींस जो सॉल्वेंट है वो 1 kg है। 1 kg का मतलब जो है W1 का वेट दिया गया है, दैट्स इक्वल टू 1000 ग्राम्स, राइट। सो व्हाट इज एक्सपेक्टिंग, आपको मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। मोल फ्रैक्शन क्या होगा किसका, एक्वस सोल्यूशन। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दैट्स इट। तो ऑब्वियसली सोल्यूट का मोल्स दिए गए हैं यहाँ पे, तो हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू कैलकुलेट, Chi2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो N1 निकालूंगा मैं, N1 अगर आपको यहां पे कोई आपत्ति नहीं है तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट ओवर हियर माय डियर वंस, राइट। चलो, तो N2 बराबर होगा, N2 बराबर होगा N2 तो 1 ही है, वो तो हमने, N1 बराबर होगा, दैट मीन सॉल्वेंट वेट कितना दिया गया है, 1000 ग्राम्स, राइट। वेरी ग्रेट, 1000 ग्राम्स दिया गया है अपॉन 18, राइट। अच्छा ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट पानी का कितना होता है, 18, दैट कम्स आउट टू बी 55, राइट, 55.5। ठीक है सर, ओके, आई क्लियरली अंडरस्टैंड। N2 तो Chi2 किसके बराबर होगा, तो मैं यहां पे दोबारा लिखूंगा, Chi2 विल बी इक्वल टू 1 by 55.5 plus 1, that is equal to 1 by 56.5। तो how exactly you are going to do that comes out to be, तो आपको 10 तो अगर लगाओगे तो भी कुछ नहीं होगा, तो भी डिवाइड 100 लगाओगे तब डिवाइड कर सकते हो, तो इट विल बी 0.017 या 0.018 लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप दैट्स रियली रियली क्लियर टू यू। समझ आया तुम लोगों को, क्लियर हुआ, क्योंकि आपको पता मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का वेट इन केजी या सॉल्वेंट का वेट इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो अगर मैं वेट केजी का 1 ले लूं, 1 केजी ले लूं, तो ऊपर N2 1 आ जाएगा, तभी m हमें 1 आ सकता है, राइट। 1 by 1 इज इक्वल टू 1, राइट। ओके सर, ठीक है। दैट मींस W1 in kg should be 1 kg, 1 kg means 1000 grams। अगर, लेकिन मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 ये पानी का मोल्स चाहिए, मैं क्या करूंगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो पानी 1000 ग्राम्स है, उसका डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दो 18 ग्राम, 18, तो वो बन जाएगा 55.5। 1 डिवाइड बाय 55.5 प्लस 1, दैट विल कम आउट टू बी 1 अपॉन 56.5। देन आफ्टर सॉल्विंग दिस यू आर गोइंग टू गेट द ऑप्शन नंबर सी। आई होप this is really clear to you, dear students. I hope that's really really clear to you. Chalo, moving to the next one. Option number C will be the right answer. Let's hope this is going to be the right answer. Yes. Chalo, आगे बढ़ते हैं। Yes, obviously. How many grams of concentrated nitric acid solution should be used to prepare 250 ml of 2 molar nitric acid? The concentrated acid is 70% nitric acid. बहुत ही important question है। कितनी grams of concentrated nitric acid solution हमें जरूरत लगेगी टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर? आप समझ गए, द कॉन्सेंट्रेशन दी गई है 70। अब मैं पहले सॉल्यूशन का देख लेता हूं, फिर देख लेते हैं बाकी सारी चीजों का। वेट निकालूंगा मैं पहले। व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड फॉर 100%। सॉल्यूशन 100% हमने ले लिया, तो हमें पहले 100% का निकाल देते हैं। तो हमें पता है m बराबर होता है, दैट्स इक्वल टू वेट अपॉन molecular weight into 1000 upon volume, right? Volume of the solution, that's 250 ml, right? तो 0 0 cancel, 4 यहाँ पे बचा। तो वेट निकालना है, m कितना है, 2 is equal to w into molecular weight कितना है नाइट्रिक एसिड का, तो इसका मान के चलो 1, इसका मान के चलो 14, इसका मान के चलो 16 16 32, 32 10 कितने हो गए, 42 48 आ गया इसका, ठीक है। 8 4 12 1 13, 4 1 5 1 6, 63, राइट। ओके, 63, राइट, इनटू 1000 अपॉन 25 कितना होता है, 4, 2 यहां पे दिए गए। तो मैं इसको करूंगा ऐसे, दैट मींस वेट विल बी इक्वल टू
that means 63 into 2 upon 4, right? 2 ones are 2 twos are 4. तो weight मुझे कितना, which implies that will be equal to, my dear ones, how much? That will be equal to 63 upon 2 हमें आंसर आ जाएगा, वो weight आ गया 100% solution का। तो 100% का कितना आ गया, इतना। तो 70% का कितना आ जाएगा, तो that will be equal to, weight for 70% will be equal to, my dear ones, 63 upon 2 into 100 upon 70, sorry मैंने 1000 लिखा, 100 upon 70। शायद if it is not visible, चलो यहाँ पे विजिबल नहीं है आप सब लोगों को, तो मैं इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, ठीक है। So let me explain it over here, right? So it should not go this way। तो माय डियर वंस, तो मैं क्या करूंगा, 70% W for 70% निकालना है हमने 100% के लिए निकाला हुआ है, 70% के लिए कितना हो जाएगा, that will be equal to 63 upon 2 multiplied by 100 upon 70। ये आ जाएगा 0 0 cancel, 2 5s are 10, right? 7 9s are कितना, 63, 9 5s are 45। I hope this calculation is clear to you। 45 grams of concentrated nitric acid यहाँ पे हमें weight में आ जाएगा। I hope that's really clear to you, dear students। Moving to the next one, चलो, that's right। Which of the following compounds is used for the antifreeze in automobile radiators? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इथिलीन ग्लाइकोल, याद रख लीजिएगा। Concentrated aqueous sulfuric acid is 98% H2SO4 by mass, right? And has a density of 1.8 gram per ml। Volume of acid required to make 1 liter, कितना वॉल्यूम हमें चाहिए to make 1 liter of 0.1 molar H2SO4 solution is। खुशकिस्मती की बात ये है कि whenever we have a situation like this, एक का M1 दिया गया, V1 दिया गया, एक का सिर्फ M1 कैलकुलेट करके V1 निकालना है, तो obviously we will get a formula। What is that? M1 V1 is equal to M2 V2। So dear ones, M1 अगर मुझे निकल जाता तो मैं V1 easily निकालूंगा, क्योंकि M2 दिया गया है 0.1 and V2 दिया गया है 1 liter, that's equal to 1000 ml। तो how I need to calculate the M? उसके लिए मुझे वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि M खुद बराबर होता है किसके लिए, M खुद बराबर होता है weight upon molecular weight into 1000 upon volume। तो वॉल्यूम में तभी लिख सकता हूं यहां पे अगर मुझे वॉल्यूम होगा, लेकिन वॉल्यूम तो दिया नहीं गया, मुझे डेंसिटी दी गई है, तो डेंसिटी से मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं। If D is equal to M by V, that means V is equal to M by D, that will be equal to mass दिया गया है, that will be counted as solution की अगर मैं बात करूं, अगर हम H2SO4 की बात नहीं करेंगे क्योंकि solution बना रहे हैं, तो 100 ग्राम्स आ जाएगा, 98% तो H2SO4, तो टोटल कितना होगा 100 ग्राम्स अपॉन डेंसिटी कितना दिया गया है 1.8। तो अगर आप 18 भी ले लेते तो इतना बन जाता, तो it will be, my dear, equal to 55.5 ml will be the answer, right? अगर आप इसको kgs में लेना चाहते हो, सॉरी अगर आप इसको लीटर्स में लेना चाहते हो, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1 2 3, दैट मींस 0.055 that mean be equal to this, right? I hope that's clear to you। now आप फॉर्मूला में लगाओगे, क्या चाहिए आपको असल में, अब क्या चाहिए, that's very important। चलो ये मैं ऊपर वाला फॉर्मूला ऐसे ही रखूंगा। अब मुझे वॉल्यूम तो मिला, लेकिन मुझे मोलारिटी दैट मींस M1 निकालना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू W weight of solute upon molecular weight of solute, that is M2। चलो मैं दोबारा मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा, weight of solute upon molecular weight of solute, वो तो H2SO4 के हमें क्या आ जाएंगे, मोल्स। weight of solute 98%, मतलब 98 ग्राम्स अपॉन मोलिकुलर वेट भी इतना होता है। खुशकिस्मती की बात ये है 1 अपॉन अगर लीटर्स में लेना चाहते हो तो इट विल बी 0.055 liters। My dearest ones, that means M will be equal to 1 upon 0.055 होता है approximately, that will come out to be 18, right? तो M का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो that's not actually M, that's actually M1। then you will write down the formula which implies that
V1 will be equal to M2, V2 कितना होता है, that is equal to 100, right? अगर आप 0. M2 into V2 is equal to 100, right? I'm going to write down 100 upon M1 अभी मैंने निकाल दिया, that's coming out to be 18, that will be equal to 5.5 5 ml, my dear ones, right? Very simple question. Question number next आपको पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 5.55. लेट्स सी वेदर इट इज और नॉट. या ऑब्वियसली इट शुड बी. या दैट्स राइट. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. क्वेश्चन नेक्स्ट शायद रिपीट हो रहा, 1 मोल एक्वस सॉल्यूशन. अभी हमने किया था, चलो दोबारा करें. तो जल्दी जल्दी मैं आप करूंगा क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बार किया हुआ है. आपको पता ही है मोलर खुद बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट? इन केजी. तो ये m तभी 1 आएगा जब n2 भी 1 होगा और w1 भी 1 होगा. अब n2 में मान के चलता हूं, n2 इज नथिंग बट इट इज द वेट ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. एंड आपको पता है इसमें पानी भी है. पानी कितना है? W1 इन kg 1 है. तो पानी है, वाटर जो है, वेट ऑफ वाटर इज 1000 ग्राम्स, राइट? अगर आप 1000 ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करना चाहोगे वाटर के, इट्स वाटर, राइट? W1 इज सॉल्वेंट, दैट्स वाटर. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बराबर होगा कितना? 1000 अपॉन 80, दैट इज 55.5 नंबर ऑफ मोल्स इसके आ जाएंगे. तो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू, काई ऑफ वाटर नहीं निकालना है, काई ऑफ सॉल्यूट निकालना है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n, तो n2 तो 1 लेना पड़ेगा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तभी तो W1 भी 1 n2 भी 1, तभी m1 आ जाएगा. वो वहीं से दिए गए 1 मोलर, ठीक है? तो दैट्स 1 डिवाइड, चलो पहले मैं लिखूंगा n2 अपॉन n वाटर प्लस n2, है ना? n वाटर यानी n1 भी लिख सकते हो आप, n2 दैट इज इक्वल टू, ये तो n2 1 है, दैट मींस H2 नंबर ऑफ मोल्स 55.5 है, ऑलरेडी किया है 1, दैट इज 1 अपॉन 56.5 will come out to be 0.018 or 0.0177, something like that. Okay, this is very simple question. You can do it very easily. Option number B will be the right answer of this question. That's right. Moving to the next one. Okay, next one क्या पूछ रहा है आपसे? चलो देख लेते हैं. 2.5 liter of 1 molar, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. 2.5 liter of 1 molar sodium hydroxide solution is mixed with another 3 liter of 0.5 molar NaH solution. Find out the molarity of the resultant solution. अरे भाई साहब, मिक्सिंग सोल्यूशन के लिए मैंने बोला था ना, चलो मैं आपके लिए व्हाइट कलर का पेन इस्तेमाल करूंगा. टोटल मोलारिटी बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 upon V1 plus V2, my dear ones, right? Okay, that's clearly understood. तो MT जो टोटल मोलारिटी बराबर होगी, M1 is 1 NaOH की अगर मैं बात करूं into 2.5, okay, plus another solution this 3 नहीं 0.5 into 3 upon अगर आप देखोगे 2.5 plus 3 3 लीटर यहाँ पे 2.5 लीटर यहाँ पे 3 लीटर, that will be equal to, my dear ones, 2.5 plus 1.5 upon ये आ जाएगा 5.5, that will be equal to, ये आ जाएगा आपको 4 upon 5.5. अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे it will come out to be 0.73 of this answer. तो that's really really great. अगर आपको समझ आया तो आप इजीली कर सकते हो इस चीज को, एंड दैट्स रियली वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू टू अंडरस्टैंड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता देता है आप लोगों को, वो भी देख लेते हैं. दैट्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? ओके, अच्छा, 1 मोल सॉल्यूशन कर लिया हमने, अभी ये भी कर लिया हमने. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अच्छा, ये नहीं किया अभी, सॉरी. In water saturated air, mole fraction of water vapor is this. Mole fraction water vapor का दिया गया है. If the total pressure of the saturated air is this, the partial pressure of dry air will be equal to. Dry air का partial pressure आप कैसे निकालोगे वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ध्यान दे दीजिए. आपको पता है ना, होना चाहिए टोटल प्रेशर इज इक्वल टू वाटर का पार्शियल प्रेशर यानी मॉइस्ट प्रेशर प्लस ड्राई प्रेशर. ये ड्राई एयर का प्रेशर है, तो आप इसको माइनस कर लेते हैं. टोटल प्रेशर इन वाटर सैचुरेटेड एयर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज, मोल फ्रैक्शन दिया गया है और टोटल प्रेशर दिया गया है. ठीक है, ये दिया गया है आपको, खुशकिस्मती की बात है, ये दिया गया है और ये निकालना बाकी है. आपको पता है रॉल्ट्स लॉ ने बोला था दैट इज इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ वाटर इनटू इट्स मोल
फ्रैक्शन ऑफ वाटर, राइट? तो आपको ये निकल जाएगा, आराम से निकाल सकते हो। तो पी वाटर विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.02, तो 0.02 भी दिया गया है एंड द टोटल प्रेशर दिया गया है। तो आप क्या कर सकते हो, पी टोटल, पहले मैं इसको रब करूंगा तो यहां से मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा, हम फिर आराम से निकाल सकते हैं चीजें। तो व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू इज, आपको पी नॉट वाटर पता चलता तो आप आराम से ये फॉर्मूला इधर लगा देते। तो दैट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो टोटल प्रेशर कितना दिया गया है, दैट इज 1.2 एटमॉस्फेयर इनटू मोल फ्रैक्शन कितना दिया गया है, 0.02 दिया गया है। आई होप दैट्स रियली रियली गुड टू यू। तो वो कितना आ जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी हाउ मच, तो वो आपका आ जाएगा यहाँ पे, अगर आप इसको इक्वेट कर लेते हो तो 24 आ जाएगा। 24 इंटू 10 की पावर 12 24 इंटू 10 की पावर -3 मैंने लगा दिया इसको, दैट मीन्स 0.024 इसका पी प्रेशर ऑफ वाटर आ जाएगा, राइट? तो उसके बाद आप क्या करोगे, आफ्टर दैट व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू, पुट द फॉर्मूला में लगा लो, सीधे ऊपर वाले इस वाले फॉर्मूला में लगा दो। पीटी इज इक्वल टू, पीटी कितना है आपका, तो पीटी, पी ड्राई एयर निकालना है तो पी ड्राई निकालना पड़ेगा आपको, इज इक्वल टू पी टोटल माइनस पी पानी। पी टोटल कितना है भाई साहब आप लोगों का, यहां पे मैं लिख लेता हूं, देखो पी ड्राई निकालना, पी टोटल कितना है आप लोगों का भाई साहब, दैट इज 1.2 माइनस 0.024। तो 1.2 and 0.024 will be equal to 1.176, the very very simple question, क्योंकि that's I hope going to be with 10 को 4 करो माइनस तो 6 आ जाएंगे, 9 को 2 करो तो 7 आ जाएंगे, यहाँ पे 1 बचा तो 1 बचा, तो यहाँ पे 1 बचा तो 1 बचा, राइट? तो that's the right answer of this question. I hope this really really clear to you. तो ऑप्शन नंबर सी will be the right answer of this question. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चंस आपको इजीली कर सकते हो, बहुत पहले इनको होल्ड किया करो, उसके बाद क्वेश्चंस किया करो। we'll look at the answer of this question first of all. The answer of this question will be same as I discussed over here. Then we have another question, बहुत ही सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को। एंड क्वेश्चन बता रहा आप लोगों से, थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं इस चीज के लिए, हम लोग है ना इस कलर से लिखेंगे, आज मजा आ जाएगा थोड़ा। चलो क्वेश्चन क्या बता रहा आप लोगों, P A P B are the vapor pressures of the pure components A and B respectively of the ideal binary solution. If chi A बता रहा है, chi A represents the mole fraction of A, the total pressure of the solution will be, देखो आप क्या करोगे, PT is equal to partial pressure of A plus partial pressure of B. तो PT is equal to, मैं क्या करूंगा, P नॉट या PA मान के चलो, प्योर वेपर प्रेशर, ये कुछ और था, डैश था, यहाँ पे मैं पार्शियल प्रेशर को मैं डैश से इस वक्त रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन इसने प्योर प्रेशर को PA से रिप्रेजेंट किया, दैट इज इक्वल टू PA इंटू chi A प्लस PB इंटू chi B। माई डियरेस्ट वंस, आपको पता है PT इज इक्वल टू PA इंटू chi A प्लस PB इंटू 1 माइनस chi A। I hope that's clear। तो PT is equal to, तो सीधे सीधे मैं अब इक्वल टू लिखूंगा, इक्वल टू PA इंटू chi A प्लस PB इंटू 1, तो PB होता है माइनस PB chi A। तो PB को मैं अलग कर देता हूं इनसे, तो चलो कोई बात नहीं, इधर मैं अलग कर देता हूं, तो PT विल बी इक्वल टू PB राइट, फिर मान के चलो प्लस ऑब्वियसली PA इंटू chi A माइनस, अगर आप देखोगे ये दोनों के साथ माइनस भी हैं, तो उसके बाद वी नीड टू राइट डाउन PA माइनस PB इंटू chi A, राइट? तो अब क्या करेंगे, PT इज इक्वल टू PB ही रहेंगे, राइट? प्लस इसका chi A कॉमन निकाल दो, प्लस chi A इंटू PA minus PB. If this is anywhere written, PB, yes, plus chi A into PA minus PB. Option number D will be the right answer of this question. I hope that's really, really very easy for you guys. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया था, बता रहा है कि आप बता दीजिए इसका आंसर क्या होता है, कितने सिंपल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजीली कर सकते हो, दोबारा आप इसको होल्ड करके देख सकते हैं, आप इसको आराम से कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है?
ओके, नाउ लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं विद अ डिफरेंट कलर। आई वुड लाइक टू राइट डाउन इट इन ए ब्लू कलर। चलो ब्लू कलर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन बता रहा है mole fraction of pentane in the vapor phase would be, बहुत ही 1/4 mole ratio of pentane and hexane है। vapor pressure of the pure hydrocarbon at 20 डिग्री सेल्सियस is 440 and pentane का and 120 किसका, hexane का। mole fraction of pentane बता रहा है। आपको पता ही है partial pressure of pentane is equal to total pressure into mole fraction of pentane, right? अब मेरे को क्या चाहिए, टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा मुझे और मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। पीपी में आराम से निकाल सकता हूं। चलो पहले मैं पीपी निकाल देता हूं। पार्शियल प्रेशर बराबर होता है प्योर प्रेशर इंटू प्योर प्रेशर ऑफ ए यानी पेंटेन इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन। अब प्योर प्रेशर कितना दिया गया, 440 इंटू 1/5। 1 इसके मोल्स हैं, टोटल मोल्स कितने हैं, 5। तो ये कितना आएगा, 2। तो दैट विल बी इक्वल टू 440 इंटू 0.2 विल बी इक्वल टू 44 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 88। ये आ गया, मुझे एक मसला हो गया क्लियर। ये निकला ये वाला मसला, ठीक है। अभी मेरे को पीटी निकालना है। पीटी निकालने के लिए मैं इधर आपको बता देता हूं क्या करेंगे हम लोग। तो पीटी विल बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए। अगर आप मान के चलो ए को हम पेंटेन मानेंगे, ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा। प्लस पी नॉट बी, बी को मैं क्या मानूंगा, हेक्सेन इंटू काई बी, राइट। तो पीटी विल बी इक्वल टू पी नॉट ए कितना है, 440 अपॉन 1 डिवाइड बाई 1। देखो अगर आप देखोगे 1, आई एम गोइंग टू गोल इट, ठीक है। 1 जो है माय डियर वंस, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके हैं, पेंटेन के, अपॉन टोटल कितने, ये। ओके, प्लस अगर आप इसको सॉल्व करोगे पी नॉट बी कितना दिएगा, 120 इंटू 4/5, राइट। वेरी गुड वेरी गुड। तो पीटी कितना है आपका यहाँ पे 88, तो ऑलरेडी निकाला था हम लोगों ने, है ना। प्लस अगर आप इसको भी सॉल्व करेगा 0.8 इंटू 12, राइट। 0.8 इंटू 12 बताएं कितना होगा, प्लस 0.8 इंटू 12, 2 8s are 16, ओके, 12 8 है ना, 2 8s are 16, 8 9 98 आ जाएगा, है ना, 98 आ जाएगा। चलो पीटी विल बी इक्वल टू 8 8 16, 9 8 कितने हो गए, 186। तो पीटी आ गया। असल में मुझे क्या चाहिए जरा बताएं, असल में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए काई पी। ऊपर देख लीजिए इस इक्वेशन को, जिसको मैंने गोल में भर दिया, जिसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में भर दिया। अब काई पी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू पीपी, दैट मींस प्रेशर ऑफ पेंटेन अपॉन टोटल प्रेशर, राइट। दैट इज इक्वल टू वो हमने 88 अपॉन 184 माय डियर वंस, दैट विल कम आउट टू बी, जरा 88 को 184 से डिवाइड कर दो सर, 0 पॉइंट तो आ ही जाएगा, 5 तो आ नहीं सकता है, 2 तो बिल्कुल नहीं आ सकता है, 0.478 should be the right answer of this question. I hope that's really clear to you, this question, my dear ones. Moving to the next one, थोड़ा बड़ा था, बड़ा तो नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा ज्यादा किया इसने। The vapor pressure of two liquids P and Q दिए गए हैं, वेपर प्रेशर दिए गए हैं, ठीक। The total vapor pressure of the solution obtained by mixing 3 moles of P, अरे बाप रे वही है, PT is equal to P naught A into chi A plus P naught B into chi B, है ना। टोटल प्रेशर बता रहे हैं निकालने के लिए। आपको पता ही रॉल्ट्स ने क्या बोला था, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू प्योर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, देन यू कैन कैलकुलेट इट। तो आपको शायद टोटल प्रेशर ही निकालना। अरे बाप रे, तो बहुत इजी है। तो पी नॉट ए कितना है, ये आपका 80 है इंटू 3/5, क्योंकि 3 मोल्स पहले के दिए गए हैं टोटल, तो 3 + 5 इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5। ओके, ये 1 हो गया। प्लस पी नॉट बी कितना दिए गए हैं, 60 इंटू I would like to write down over here, थोड़ा बहुत गलती से मिस्टेक हो गया, इंटू 2/5, राइट। तो ये आप कर लीजिए, PT इज इक्वल टू 80 इंटू 0.6 30, है ना, प्लस आपके लिए कर रहे हैं, क्या करें, 5 4 20, 0.4,
तो PT विल बी इक्वल टू इसका 0 0 दोनों का खत्म हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 6 6 12 मेरा 24 24 24 48 48 यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 8 4 12 6 72 तो 72 torr will be the right answer of this question. This was very simple, you can do it very easily. तो ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं जो बहुत ज्यादा सिंपल हैं और ये 2005 का क्वेश्चन है, तो आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो. The mixture which shows the positive deviation from the Raoult's law, आपको ये याद करने पड़ेंगे NCERT से. There is no any other option, my dear ones. तो ऑप्शन नंबर, what will be the answer of this question? इथेनॉल एंड एसीटोन. ठीक है, ये एनसीईआरटी ने दिए गए, उनको याद करो. पॉजिटिव डिविएशन कौन शो करेगा? इथेनॉल एंड एसीटोन. व्हाई दे विल शो पॉजिटिव डिविएशन? बिकॉज अगर हम इथेनॉल को देखेंगे वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, लेकिन दैट मींस उनमें ज्यादा एसोसिएशन चाहिए. जैसे मैंने उसमें एसीटोन डाल दिया वो बीच में घुस गया, भाई उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे असर पड़ा ना. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे असर पड़ा तो इंटरेक्शन क्या हुई? कम हुई. तो जब भी इंटरेक्शन कम होती है, एज अर्लियर इट वाज, तो पॉजिटिव डिविएशन शो होता है. दैट्स व्हाई यू नीड टू रिमेंबर दिस इक्वेशन, माय डियर वंस. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आइडियल सॉल्यूशन. द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा H इज इक्वल टू 0. हमने पढ़ा हुआ है एंथैल्पी चेंज नहीं होता है. दैट मींस अगर हम दो सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस को मिलाएंगे, उसमें ना गर्मी, ना वो ठंडा हो जाएगा, ना वो गर्म हो जाएगा, उसको हम डेल्टा H इज इक्वल टू 0. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप. वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, ये दिया भी गया है एनसीईआरटी में, आप आराम से कर सकते हो. मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप नेगेटिव डिविएशन शो करता है, याद रख लेना. वाटर एंड नाइट्रिक एसिड विल शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से इंटरेक्शन ज्यादा हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा लगेगा उसको बॉइल करने में. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप. दैट मींस वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज होगा, इसीलिए जो ग्राफ होगा दैट विल शो नेगेटिव डिविएशन. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. व्हाट इज दैट? Which of the following statement is correct regarding the two solution component exhibiting positive deviation? Positive deviation किस में होता है? जब पहली इंटरेक्शन ज्यादा थी, मिलाने के बाद इंटरेक्शन कम हो गई, दैट मींस वो जल्दी वेपराइज होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो पॉजिटिव डिविएशन. द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यहां पे दिया गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन AA एंड BB आर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ AB. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. पहले स्ट्रॉन्गर होते हैं, बाद में कम हो जाते हैं, तभी तो पॉजिटिव डिविएशन आ जाएगा. Moving to the next one, option number A. Incorrect about ideal solution. पहला डेल्टा H इज इक्वल टू मिक्स इज इक्वल टू 0, जो मैंने अभी बता दिया. डेल्टा V मिक्स इज इक्वल टू 0, क्या हम वॉल्यूम में भी चेंज नहीं होगा. 10 ml दूसरे 10 ml आइडियल सोल्यूशन के साथ मिलके 20 ml बनाएंगे, न कि 21 बनाएंगे, न कि 19 बनाएंगे. That's what you need to understand, my dear ones. Delta P is equal to P observed minus P calculated from the Raoult's law. That's also equal to 0. That's really correct. पर ये कोई डेल्टा जी का कोई यहाँ पे कोई किस्सा पिस्सा नहीं है ये थर्मोडायनेमिक्स में, तो इसका कोई हिसाब नहीं है. तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Which of the following statement about the composition of vapor over an ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct? Assume that the temperature is constant at 25 degrees Celsius. Given vapor pressure of data at 25 degrees Celsius, benzene का इतना दिया गया टोटल. That's very simple question, calculated question है बहुत. Vapor pressure will contain higher percentage of benzene. ठीक है, इसमें आप ध्यान दे सकते हैं. Which condition is not satisfied by an ideal solution? इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है आइडियल सॉल्यूशन से? इंट्रोपी का कोई मसला नहीं है वहां पे, क्योंकि हमें डेल्टा V मिक्स भी पढ़ा है, रॉल्ट्स लॉ भी P is equal to P naught A into chi, डेल्टा H मिक्स भी पढ़ा है, that's equal to 0, my dear ones. Then what is not there? That's entropy is equal to 0 is not there, so it's in thermodynamics. A solution of acetone and ethanol obeys Raoult's law. क्या acetone and ethanol showing positive deviation? Yeah, they are going to show positive deviation because as I discussed earlier, that's very simple. Compound follows Raoult's law. A solution containing components A follows Raoult's law. Raoult's law वही follow करेगा जो आइडियल होगा. आइडियल वही होगा जिसमें इंटरेक्शन बराबर होगी इंडिविजुअली मिक्सिंग करने के बाद. AB interaction forces are greater, not less, not remain the same. Yeah, that's right. Option number C is the right answer of this question. Very good, क्योंकि इंटरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी तो आइडियल सोल्यूशन होगा, तभी तो Raoult's law फॉलो करेगा. And क्वेश्चन बताओ, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज. तो डिप्रेशन कांस्टेंट दैट इज KF दिया गया है. दैट इज हाउ मच? दैट इज 5.12
Kelvin kg per mole, right? I won't write down the units over here. The freezing point depression of the solution, आप बता दीजिए freezing point solution का depression कितना होगा? तो डेल्टा TF कितना होगा अगर मोलैलिटी दिया गया है, m भी दिया गया आप लोगों को 0.078। अरे यार ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, kf इंटू m होता है। That means delta TF is equal to KF is equal to 5.12 into 0.078। मान के चलो ये 0.078 को अब 0.08 मान के चलो, 5 8s are 40, it should be approximately, और यहाँ पे 0.08 है तो it will be 0.4 केल्विन्स के आ जाएगा इसका आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आराम से कर सकते हो एंड यू कैन डू इट वेरी वेरी इजीली माय डियर वंस, एंड द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। टेक द स्क्रीनशॉट एंड डू इट योरसेल्फ, राइट? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड माय डियर वंस। ये क्या आ गया बीच में भाई? अच्छा ये बड़ा कर रहे हैं इसको, हाँ ठीक है, छोटा भी कर लेते हैं। ओ भाई रुक जाओ। ओके, stop it. Now I need to see the answer. Yeah, obviously this is the right answer of this question. Moving to the next one. अब बता रहा है, इसमें कोई मेरे ख्याल से आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को। It will be unchanged, क्योंकि मोलैलिटी को कांस्टेंट के साथ क्या वास्ता, कांस्टेंट थोड़ी ना चेंज होना, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। So the answer will be unchanged, ठीक है? अब at 100 डिग्री सेल्सियस the vapor pressure of solution is 6.5 ग्राम, ठीक, ओके, of a solute in 100 grams of water, ठीक है? Vapor pressure of solution of 6.5 gram of solute is 100 gram of water में 732 mm of Hg है, Kb भी दिया गया है। The boiling point of the solution is, आपको पता ही boiling point निकालने के लिए हमारे पास एक चीज होना बहुत जरूरी है, that you are aware about how you need to calculate the answer of that question, my dearest ones। तो क्या करते हो आप लोग boiling point को निकालने के लिए? आपको पता ही है डेल्टा TB is equal to KB into W2 upon N2 को मैं सीधे N2 लिखूंगा into 1000 upon W1 in grams। और देखो ये दिया गया है, W1 दिया गया है, that's 100 grams, okay, and we have this solute 6.5 grams, right? Then what exactly, आपको यहां पे कुछ दिया गया है, vapor pressure of solution दिया गया है। तो अगर आपको N2 निकल जाएगा इस इक्वेशन से, तो आप आराम से आप उसका क्या निकाल सकते हो, आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन N2 तो है नहीं आपके पास, तो क्या करोगे? क्योंकि आपको मॉलिक्यूलर वेट पता नहीं है, तो नहीं तो आप N2 निकाल सकते। तो अब क्या करें सर? टू कैलकुलेट द N2 आपको दूसरा इक्वेशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की पहली इक्वेशन एनसीईआरटी, दैट्स कॉल्ड रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब होता है कि वेपर प्रेशर कम होना, क्योंकि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट को, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है वेपर प्रेशर, क्योंकि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डिक्रीज इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वो बराबर होता है P0 A, दैट इज प्योर वेपर प्रेशर, माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन का प्रेशर कम होता है, प्योर ज्यादा होता है, तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ। एंड अगर मैं इसको रिलेट करूंगा प्योर वेपर प्रेशर, दैट्स कॉल्ड रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हमने कैलकुलेट किया था, ये बराबर होता है N2 by N1, माय डियर वंस। आपको पता ही है वाटर यहां से दिया गया है W1, अगर आप N1 लिखोगे, दैट इज वाटर, सॉल्वेंट की बात चल रही है, तो N1 विल बी इक्वल टू माय डियर वंस W1 अपॉन M1। W1 दिया गया 100 अपॉन कितना माय डियर वंस? 18, राइट? दैट्स रियली क्लियर टू यू, आई होप दैट्स गोइंग टू बी क्लियर टू यू। वो 5.5 आ जाता, तो मैं यहां पे आराम से आपको लिख सकता हूं। अगर आपको प्योर की पता है, दैट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, सोल्यूशन का दिया गया है ना, तो प्योर कितना होता है? 760 ऑफ mm ऑफ Hg, राइट? चलो सर लिख लीजिए, तो मैं लिखूंगा यहां पे P0 A 760 माइनस सोल्यूशन का कितना है? 732 अपॉन प्योर कितना है माय डियर वंस? 760, ठीक है, इज इक्वल टू N2 हमें निकालना है अपॉन कितना बनेगा ये? 5.55। तो N2 मुझे यहां से निकल जाएगा, कितना बनेगा N2? अगर आपको याद होगा, दैट विल कम आउट टू बी, बताइए 0.204। अगर आपको ये आपको हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
ठीक माय डियर वंस, अब यहां पे आप पुट अप वैल्यू करो N2 का तो डेल्टा टी भी आ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली डेल्टा टी भी बराबर के बी कितना है 0.52 राइट माय डियर वंस इंटू 0.2 N2 है इंटू 1000 अपॉन 100 कितना होता है 1000 अपॉन 100 होता है 10, तो ये बनेगा 2, तो डेल्टा टी भी बनेगा माय डियर वंस आप लोगों का दिस विल बी इक्वल टू 1. क्योंकि अगर आप देखोगे 5 2 10 बनेगा, यहाँ पे 2 2 1 पॉइंट कितना 06 मान के चलो या 04 मान के चलो, आधा ही मैंने ले लिया, तो 1.04 या 1.06 आप लेके चलो, तो दिस विल बी डेल्टा टी बी। आपको पता ही है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर होता है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग टेम्परेचर सोल्यूशन का होता है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही है कितना होता है 100 होता है, दैट इज सॉल्वेंट टी, सॉल्वेंट में लिखूंगा इज इक्वल टू 1.06, सॉल्वेंट वाटर है तो 100 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इसके साथ प्लस करो क्योंकि ये लेफ्ट साइड में माइनस है, तो टी सोल्यूशन विल बी इक्वल टू, इफ इट इज नॉट विजिबल टू यू माय डियर वंस ओवर हियर, कहां पे मैं लिखूंगा, मैं यहीं पे लिखूंगा ताकि आपको दिखाई दे सके। सो डियर वंस चलो मैं बात कर लेता हूं, टी सोल्यूशन विल बी इक्वल टू कितना 100, क्योंकि टी सॉल्वेंट 100 होगा प्लस 1.06, that will be equal to 101.06 will be the answer of this question. I hope that's really clear to you. ठीक है, तो ये एक another question है जो आपको आंसर मिल गया है, कहां पे 101 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, 101 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके पहले इसको ट्राई करो, होल्ड इट एंड देन डू इट। नाउ द क्वेश्चन इज टेलिंग यू अ सॉल्यूशन ऑफ सक्रोज दिया गया है, सिंपल सीधे 3 इक्वेशंस, दैट इज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मैटिक प्रेशर। डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दिस, यू आर गोइंग टू गेट द क्वेश्चन इन दिस एरिया, उसमें कोई शक तो है नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन डियर वंस, चलो इसको सॉल्व कर लेते। A solution of sucrose जिसका molecular weight दिया गया has been prepared by dissolving 68.5 gram of sucrose in 1000 grams of water. Okay, the freezing point of the solution obtained will be, freezing point solution का दिया गया है, KF water का भी दिया गया है, तो आपको पता ही है डेल्टा TF बराबर होता है KF very good into W2 upon M2 into 1000 upon W1. I hope that's really clear to you. तो डेल्टा TF my dear ones बराबर होगा कितना, KF कितना है सर, वो है 1.8, W2 कितना है, that is sir 68.5 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है 342 into 1000 upon 1000, क्यों 1000 upon 1000, क्योंकि वाटर का मास भी दिया गया है इतना, तो ये आपस में हो जाएगा खत्म, डेल्टा TF is equal to my dear ones 0.372 डिग्री सेल्सियस। सर आ गया मुझे 0. लेकिन मेरे को पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। आपको पता है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है, अगर मैं वाटर की बात करूं 0 डिग्री होता है और सोल्यूशन का कम होता है, तो मैं क्या करूंगा सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन, तो टी सॉल्वेंट माइनस टी सोल्यूशन इज इक्वल टू 0.372 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब ये टी सोल्यूशन मुझे निकालना है, दैट मींस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है मुझे, ऑब्वियसली दैट विल बी इक्वल टू, ये इधर लेके जाओ प्लस बनेगा और ये इधर लेके जाओ, तो टी सॉल्वेंट इज 0 डिग्री सेल्सियस, राइट, माइनस इसको इधर लेके आ जाओ 0.37 डिग्री इज इक्वल टू टी सोल्यूशन, राइट माय डियर वंस। तो माय 0 है, 0 माइनस दिस इज इक्वल टू, तो टी सोल्यूशन में डायरेक्टली लिखूंगा इज इक्वल टू माइनस 0.37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वेरी सिंपल। एंड ऑप्शन नंबर यहां पे ए दिखाई दे रहा, तो बताइए आपको कितने कितने सिंपल क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो व्हाट कैन बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जस्ट राइट इट डाउन, द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स। I hope that's really clear to you. Moving to the next one, during osmosis flow of water through semi permeable membrane is, पता है ये भी कोई पूछने की बात है, what is osmosis? The momentum of solvent molecules from the region of low solute concentration to the region of high solute concentration, from the solution of lower concentration only, from the solution of higher concentration, from both sides, from the solution of lower concentration of solute to the higher concentration of solute. The option number B will be the right answer of this question. बहुत ही सिंपल है, कर सकते हो, एंड दीज आर नॉट दैट बिग क्वेश्चंस। चलो
आगे बढ़ते हैं एंड ऑप्शन आई हैव शोन इट टू यू माय डियर वंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बता देता है आप लोगों को कि ये भी आपको बोला जा रहा है फ्रीजिंग पॉइंट पे। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? व्हेन the vapor pressure of liquid becomes equal to the vapor pressure of soil. Similarly, what is boiling point? When the vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure, right? So we have done lot of practice on these questions. 1 gram non electrolyte solute है, ठीक है। मोलर नॉन इलेक्ट्रोलाइट मींस आयोटा का वैल्यू 1 होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आयोटा से। मोलर मास 250 ग्राम्स दिए गए हैं, was dissolved in 51.2 grams of benzene, ठीक है, ओके, मुझे W1 भी मिला। If the freezing point constant B दिया गया, the freezing point of benzene will be equal to, आप बताइए freezing point benzene का कितना होगा? बहुत बहुत ज्यादा सिंपल। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन कितना होगा? सीधे डेल्टा टीएफ निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो कर लेते हैं एंड लेट मी चेंज द कलर एंड आई वुड लाइक टू राइट डाउन इट विद द येलो कलर। ओके, तो मैं लिखूंगा माय डियर वंस डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू W2 अपॉन M2, बहुत थक गए हम ये कर करके, अपॉन इनटू 1000 अपॉन W1 इन ग्राम्स। तो डेल्टा TF ही निकाल दो, कितना आ जाएगा आपको? W2 कितना है आपका सर? 5 पॉइंट या 51 was dissolved in this, so that is 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल है ना। अच्छा, KF कितना है सर? मैं इसको पहले रब करूं। KF दिया गया है आपको 5.12, राइट, ओके। 5.12 इंटू W2 कितना दिया गया? 1 अपॉन कितने में डिसॉल्व करना आपको? नहीं 1, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 250 इंटू 1000 अपॉन W1 कितना दिया गया? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितने में? 51.2 ग्राम्स। ओके ओके, 0 0 कैंसल, यहां पे 4, यहां पे 1000, यहां पे 10000। ओके, 4/10 डेल्टा TF इज इक्वल टू, यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 5 4 20, लेकिन 0.4 आ जाएगा आंसर। तो 0.4 तो आंसर है सर। ओके, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? आई थिंक दैट्स नॉट एट ऑल द प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन माय डियर वंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आंसर होगा। ये तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसने सॉल्व किया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको देख लीजिए कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन बता रहा है सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ यूरिया, ठीक, ओके, is isotonic with 5% solution of a non-volatile solute. The molecular mass of this volatile solute is, आपको molecular mass निकालना। इवन ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसी टर्म है जो हमें molecular mass of proteins के लिए निकाली जाती है। सिंपल मैं बता दूंगा, आप मान के चलो पाई 1 पहले को मान के चलो, उसके बाद जो आप करते हो उसको आप पाई 2 मान के चलो, इसको मैं CRT मान के चलूंगा, C1RT, इसको मैं C2RT, क्योंकि R गैस कांस्टेंट, सेम टेम्परेचर पे काम हो जाएगा, तो ये R इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो उसके बाद आपको बताइए N/V, N1/V इज इक्वल टू N2/V। तो अगर आप देखोगे व्हाट अबाउट दिस, हाउ यू नीड टू सॉल्व दिस थिंग माय डियर वंस। तो या कॉन्सेंट्रेशन आप यहां पे इक्वेशन लगाओगे, तो पहले को 10 ग्राम अपॉन 60 मॉलिक्यूलर वेट है इंटू 1000 अपॉन 1000 इज इक्वल टू N2 के लिए अगर आप देखोगे तो वो 5 ग्राम्स आप मान के चलो, ठीक, ओके, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मुझे निकालना है इंटू 1000 अपॉन 5% मेन मतलब सॉल्वेंट मान के चलो, कितना होगा? 100 ग्राम्स। ओके, 0 कैंसिल, ओके, यहां पे 50 आ जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, यहां पे मॉलिक्यूलर वाट इधर जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू माय डियर वंस मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू, क्योंकि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 100 मिलीलीटर के बराबर होता है, ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा। देन व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू इज मॉलिक्यूलर वेट विल बी इक्वल टू, अगर आप यहां पे देखोगे दैट विल बी 50 और यहां पे बचेगा 0 0 कैंसिल, ये मल्टीप्लाइड बाय 6 होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट विल बी इक्वल टू 50 into 5 6 30, तो ये 300 आंसर आना चाहिए इसका। बहुत ही सिंपल है, यू कैन डू इट वेरी इजीली, सिंपली याद रखना है, इसको आप आराम से कर सकते हो। फॉर्मूला लगा दी और कोई दिक्कत नहीं है इस प्रॉब्लम में, ठीक है।
अब ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसको कर भी सकते हो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। नाउ रिवंस, सॉल्यूशन ऑफ यूरिया दिया गया है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 56 ग्राम पर मोल, बॉइल्स एट 100.18 डिग्री सेल्सियस एट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ Kf and Kb for water are given respectively, the above solution will freeze at। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि क्या करोगे आप लोग, यहां पे आपके लिए एक मसाला पड़ा हुआ, डेल्टा टीएफ अगर आपको निकल जाता तो केएफ मतलब टीएफ तो आराम से निकल जाओगे सोल्यूशन का, ठीक है। डेल्टा टीएफ अपॉन डेल्टा टी भी आप कर लो इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी। के एफ तो और के बी तो दिया गया है, अब आप क्या करो, डेल्टा टी भी निकालने की कोशिश करो, क्योंकि सोल्यूशन यूरिया सोल्यूशन का वो दिया गया और सॉल्वेंट का तो पता ही 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब आप क्या करो, डेल्टा टी भी निकालने की कोशिश करो, वो बराबर होता है किसके, सोल्यूशन ज्यादा होता है माइनस सॉल्वेंट। सोल्यूशन का कितना होता है, सोल्यूशन का होता है सर दिया गया 118 डिग्री सेल्सियस माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है भाई साहब 100 डिग्री सेल्सियस सर। 118 माइनस 100.18 माइनस दिस इज इक्वल टू 0.18 सर बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस, राइट। तो डेल्टा टी भी आ गया आप लोगों को, अगर आपको याद होगा। तो अब डेल्टा टी भी, अब विच इंप्लाइज दैट ऊपर में कर दूंगा, तो डेल्टा टी एफ किसके बराबर होगा, के एफ अपॉन के बी इंटू डेल्टा टीबी। अभी निकाला डेल्टा टीबी, दैट मीन के एफ कितना है आपका सर, के एफ तो दिया गया है कितना है भाई, इज इक्वल टू के एफ दिया गया है 1.86, राइट सर, राइट अपॉन के बी कितना दिया गया है, दैट इज 0.512 इंटू डेल्टा टीबी कितना है 0.18। ये कितना बन जाता आपका, ये बन जाता आपका कुछ ना कुछ 0.654। याद रखो, सोल्यूशन का कोई करने की जरूरत नहीं, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है किससे, वाटर से। तो वाटर का कितना होता है 0 डिग्री, तो वो तो 0 डिग्री से कम होगा, ऊपर थोड़ी ना होगा, माइनस आ जाएगा। या आप सॉल्व करके देख सकते हो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी सॉल्वेंट माइनस टी सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का कितना आ जाएगा, दैट विल बी 0 माइनस 0.65, तो माइनस 0.654 आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, माइनस 0. ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाता है। आप आराम से ऐसे मसलों को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो किस बात की देरी है, आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। आपने किया भी होगा, ऑब्वियसली दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन बता रहा है, ये आंसर निकाल दीजिए इस चीज का। बहुत ही सिंपल है, रोमांचक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलो देख लेते हैं। आपको बताइए पाई इज इक्वल टू सी आर टी, चलो सॉल्व कर लेते हैं। पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। ओके एन नंबर ऑफ मोल्स खुद किसके बराबर होता है, पाई वी इज इक्वल टू, मान के चलो वेट को मैंने m2 लिखा और मॉलिक्यूलर वेट को मैंने बड़ा M2 लिखा RT, इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। तो मैं पाई भी नीचे लाऊंगा, दैट मींस m2 ऊपर लेके जाऊंगा, m2 विल बी इक्वल टू m2 अपॉन पाई वी RT। किसके साथ मिल रहा है जरा देख लीजिएगा सर, ये मिल रहा है मुझे, नीचे पाई और v है, ऊपर m2 RT है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ मुझे मिल रहा है। तो व्हाट इज प्रॉब्लम ओवर हियर, सो क्यों चिंता करने की जरूरत है भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर, you are going to tell me the answer of this question, right dear ones? Option number B will be the right answer. Pure water can be obtained from sea water। अगर आपको sea water में तो क्या होता है, नमकीन पानी होता है वो, और आपको वहां से क्या चाहिए, प्योर वाटर। पानी तो उधर जाता है जहां पे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। दैट मींस अगर आपको उस साइड से सॉल्वेंट निकालना जहां पे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, वो तो ऑस्मोसिस का उल्टा हो गया। ऑस्मोसिस को उल्टू को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। द ऑप्शन नंबर नेक्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर वंस। 31 की अगर मैं बात करूं, फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच ऑफ द बेस्ट, 2001 का क्वेश्चन है। मेथड फॉर द डिटरमिन वेट, अभी मैं बात कर रहा था प्रोटीन्स और पॉलीमर्स का वेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का हेल्प लेना पड़ता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या बता रहा है क्वेश्चन वा। The Van 't Hoff factor for the dilution solution of strong electrolyte barium hydroxide, BaOH whole twice. Oh, what is that? Let me discuss.
OH होल ट्वाइस। बेरियम हाइड्रोक्साइड अगर आप देखोगे Ba2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव। अगर आप देखोगे टोटल आयन्स मुझे 3 बन रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आयोटा बराबर होता है नंबर ऑफ आयन्स। याद रख लीजिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन द वैल्यू ऑफ आयोटा इक्वल टू नंबर ऑफ आयन्स। तो नंबर ऑफ आयन्स 3 है तो 3 आंसर होगा। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ता है हम लोग। 33 क्वेश्चन नंबर क्या बता देता है आपको, बहुत ही सिंपल। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल solution of X in water is greater than the equimolar solution of Y in water. Which of the following statement is true? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बॉइलिंग पॉइंट एक सोल्यूशन का है X इन वाटर, वो ज्यादा है किससे? इक्विमोलर सोल्यूशन ऑफ Y से। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किससे? इससे। दैट मीन्स जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना, ये मान के चलो उसमें नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे। इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ X इज लेस देन, नहीं यार, इसका कोई Y इज अंडरगोज डिस्टिलेशन, X अंडरगोज डिस्टिलेशन वाटर। हाँ, X का इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि उसका आयोटा ज्यादा होगा। आयोटा ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दैट मीन्स वो आयोटा पे डिपेंड करता है। डिसोसिएशन ज्यादा होगी, आयोटा ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो X undergoes the distillation in water. Option number C will be the right answer of this question. Moving to the next one, dear students. Of the following, 0.1 mole aqueous solution, which one will exhibit the largest freezing point depression? इनमें से freezing point depression सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसके नंबर ऑफ जाइन ज्यादा होंगे, क्योंकि आयोटा ज्यादा होगा तो डेल्टा TF ज्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ज्यादा होगा। तो सबसे पहले का कितना होगा? आयोटा का वैल्यू, चलो सबों का आयोटा का वैल्यू निकाल देते हैं। आयोटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयन्स फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। पहले का 2 होगा क्योंकि वो देगा K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। दूसरे का कितना होगा? सर दूसरे का कितना होगा? 1 होगा क्योंकि वो अनडिसोसिएटेड है, तो नॉट डिसोसिएटेड। तो आयोटा इज इक्वल टू 1 फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट नहीं होते। तो तीसरे का कितना होगा? सर वो होगा 3 2 5। रियली कैसे? चला बताओ। ट्वाइस Al3 पॉजिटिव, ओके 2 आ गए। ट्वाइस SO4 2 नेगेटिव, ओके आ गए 5। आयोटा इज इक्वल टू 3 आ जाएंगे, तो कैसे? ट्वाइस K पॉजिटिव राइट प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे 3 आ गई राइट। तो सबों का मैंने बता दिया, जिसके इन ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। जिसका सबसे ज्यादा आयन्स उसका सबसे ज्यादा colligative property, because colligative properties are directly proportional to Van 't Hooft factor, and I told you how it exactly calculated for the strong electrolytes. The number of ions is equal to the iota Van 't Hooft factor. I hope this is really clear to you, my dear ones. अब लास्ट क्वेश्चन इसी में abnormal molecular mass में पूछा जा रहा है। The Van 't Hooft factor I for a compound, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। The Van 't Hooft factor for factor I for a compound which undergoes dissociation in solvent and association in other solvent is respectively less than 1। पहला ऑप्शन बता रहा less than 1 and greater than 1। पहले का less than 1 होगा जिसमें dissociation होगा। Oh my dear, iota is equal to 1। चलो मैं बता देता हूं, iota is equal to 1 for जिसमें ना dissociation होगी ना association होगी। iota is greater than 1 जिसमें dissociation होगी। is less than 1 जिसमें क्या होगी? एसोसिएशन। फर्स्ट में डिसोसिएशन ग्रेटर देन 1, दूसरे में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, डियरेस्ट वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। बहुत ही इंपॉर्टेंट, Van 't Hooft फैक्टर आपको बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है। तो आयोटा निकालने के लिए दैट्स Van 't Hooft फैक्टर। एसोसिएशन के केस में मैंने बता दिया, डिसोसिएशन के केस में मैंने बता दिया, एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इज इक्वल टू 1 उसमें मैंने बता दिया। तो अब मैं और एक क्वेश्चन कर लेता हूं जिसमें मोस्ट प्रोबेबली मुझे आयोटा ही पूछ रहा है निकालने के लिए। मुझे क्या क्या दिया गया है मैं आपको बता देता हूं। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मुझे दिया गया है, डिप्रेशन कांस्टेंट दिया गया है, KF दिया गया है। दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज दिस, ओके। द फ्रीजिंग पॉइंट इज चेंज्ड बाय दिस, दैट इज 1.86 is the freezing point depression. It is not minus, it is 1.86, right? ठीक। और आपको W2 भी दिया गया है। W2 आपका 5.0, ये माइनस नहीं है, ये 1.86 है, ठीक है। तो ये दिया गया है आपको 5.0 ग्राम्स, यानी 5 ग्राम्स दिया गया है W2। मॉलिक्यूलर वेट
की अगर मैं बात करूं, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस विल बी 142 सोडियम सल्फेट का, ठीक है सर। तो मॉलिक्यूलर वेट के बाद आपको क्या चाहिए, W1 चाहिए। W1 आपको वाटर का दिया गया है 45 ग्राम्स, ठीक है सर, ये भी हो गया आपका मसला क्लियर। आयोटा निकालना है, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट इज चेंज्ड बाय दिस, सॉल्वेंट मिलाने से इतना डेल्टा TF इतना दिया, फ्रीजिंग पॉइंट इज चेंज्ड बाय दिस, दैट इज -3 पॉइंट, पहले 0 डिग्री था फिर इतना हुआ है, तो 0 डिग्री माइनस दिस इज इक्वल टू डेल्टा TF। अगर आप डेल्टा TF ही निकालोगे ना, मैं डेल्टा TF निकालूंगा, 0 माइनस 3.82, राइट, दैट विल बी इक्वल टू +3.82, राइट। नहीं तो आपको डेल्टा T, अब आप डेल्टा TF लगा सकते हो। डेल्टा TF किसके बराबर होता है, आयोटा इंटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट into 1000 upon W1. You need to calculate the iota. Iota will be equal to, my dearest ones, I would like to change the color for this reasons. Iota will be equal to delta TF, very good, into M2 into W1 upon W2 into 1000. I hope that's clear to you. Just put the values and you're going to get the answer. That will be equal to 3.82, right? M2 molecular weight कितना निकाला हमने, 42, it is 45. अगर आपको visible नहीं है, if it is not visible to you, just do it, just look at it. 1.86 इसका KF होता है, KF तो मैं यहाँ पे भूल गया था, अगर आपको याद होगा KF भी तो है, ये 1. ये भी नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे KF भी बाबा आ जाएगा ना, KF बाबा, ओके। मॉलिक्यूलर वेट कितना, ये वेट कितना दिया गया है, दैट इज 5 ग्राम्स, ओके माय डियर वंस, एंड 1000 नीचे लिखना पड़ेगा। 5 9 3 0 खत्म कर दो। ओवरऑल आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू आर गोइंग टू गेट 2.63, दैट्स इट। 2.63 इसका आंसर आ जाएगा। एंड अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको आराम से कर सकते थे, कैलकुलेशन था बस, बाकी कुछ इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एन एक्वस सोल्यूशन इज 1 मोलर इन KI। एक्वस सोल्यूशन कितना है, 1 मोलर, ठीक है। विच चेंज विल कॉज द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन टू इंक्रीज। बताइए वेपर प्रेशर किससे बढ़ेगा, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट किससे घटेगा, वेपर प्रेशर उससे बढ़ेगा जिससे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। अगर मैं NaCl डालता हूं, आपको पता ही है जब मैं नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालता हूं तो वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होता है। सोडियम सल्फेट भी तो नॉन वोलाटाइल है, डिक्रीज होगा, KI डिक्रीज होगा। पानी डाल दो, इट्स अ वोलाटाइल, और वोलाटाइल से क्या होता है, इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है और वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। दैट मींस एडिशन ऑफ वाटर विल लीड टू इंक्रीज इन चेंज इन द वेपर प्रेशर, राइट। तो आई होप दैट्स रियली वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा पानी मिलाने से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको आराम से खुद भी कर सकते थे, एंड पहले आप देख लो खुद, मेरे ख्याल से आप इजीली इसको करोगे, ठीक है। 0.02 मोल एक्वस सॉल्यूशन पता ही चलता है, आपको बता रहे हैं 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड ऑन बीइंग डिसॉल्व्ड इन वाटर। नंबर ऑफ आयंस, मोल्स ऑफ आयंस निकालने हैं। इवन यहां से ही दिख रहा है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो पूरे डेस्टेट होते नहीं है, ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना देता है, जो आउटसाइड द सिस्टम होगा वो अलग हो जाता है। क्लोरीन अलग आयन बनेगा और ये कॉम्प्लेक्स आयन, तो 2 ही आयंस बनेंगे। तो आंसर तो बड़ा इजी था, लेकिन निकालना पड़ेगा, क्या करें, तो आयोटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर हम बात करें, एक्वस सॉल्यूशन दिए गए हैं, KF दिए गए हैं, सब कुछ, डेल्टा TF इज इक्वल टू K आयोटा इंटू KF इंटू M, राइट। डेल्टा TF की अगर मैं बात करूं, फ्रीजेस एट दिस, अगर ये फ्रीज इतना हो रहा ना, दैट मींस 0 माइनस, फिर इसका भी माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 0.00732, राइट। तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। डेल्टा TF का अगर मैं देखूंगा, वी आर गोइंग टू राइट डाउन दैट इज 0.00732। आपको आयोटा निकालना है माय डियर वंस, यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आयोटा। तो सीधे सीधे मैं क्या करूंगा, KF नीचे लगा लूंगा। KF कितना है, 1.86, ठीक है, ठीक है सर। ओ इंटू M का वैल्यू कितना है, M दिया गया है 0.002। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो इट विल कम आउट टू बी 2। That's it. Simple. ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते थे। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आंसर विल बी 2
एंड वैसे भी देख सकते थे, मेरे ख्याल से हिंट तो मिला था। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वीक एसिड का एक ही क्वेश्चन मुझे मिला हुआ है, नहीं तो आने तो चाहिए, अभी तक तो एक ही पूछा गया है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द वीक एसिड्स के लिए कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग। 0.5 molar aqueous solution of weak acid is 20% ionized. If Kf of water is 1.86 Kelvin kg per mole, the lowering of freezing point of the solution is, आपको पता ही है डेल्टा TF बराबर होगा किसके, आयोटा इंटू delta TF is equal to iota into what? KF into M. M भी दिए गए हैं, KF भी दिए गए हैं भाई साहब, और आयोटा पहले निकाल देते हैं। आयोटा किसके बराबर होता है, आयोटा निकाल देते हैं यहां पे। अगर आपके पास HX है, ये वीक एसिड है, और ये किसमें डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। ठीक है, वीक एसिड्स को कैसे निकालते हैं, अगर मैं पहले मान लू इनिशियली ये 1 है, ये कितना बनेगा 0, जब ये डिसोसिएट हुआ ही नहीं, तो मैं मान के चलता हूं इसमें अल्फा डिसोसिएट हुए, ये कितना बनेगा अल्फा, ये कितना बनेगा अल्फा। आयोटा बराबर होता है नंबर ऑफ आयन्स आफ्टर डिसोसिएशन, मैं सीधे लिखूंगा नंबर ऑफ आयन्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, ये मैं बिफोर लिखूंगा। एक है मेरे पास 1 माइनस अल्फा ऊपर, आफ्टर तो 1 माइनस अल्फा बन रहा है, ये बिफोर है, ये क्या है आफ्टर डिसोसिएशन। बी का मतलब बिफोर, ए का मतलब आफ्टर, राइट। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 1, अल्फा अल्फा कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, दैट इज 20%। 20% कितना होता है, 20 अपॉन 100, 20 अपॉन 100 कितना होता है 0.2, 1 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1.2। आगे आंसर, ओके, दैट मीन्स आपको निकालना क्या है, डेल्टा TF, दैट इज इक्वल टू 1.2, ओके सर, वेरी गुड वेरी गुड, इंटू 1.86, वेरी गुड सर, 0.5 भी कुछ मसले हल हैं, मोलल एम का वैल्यू, तो आपका आंसर जो आएगा दैट विल बी 1.12 केल्विन्स। ओके, यस, वी हैव दैट ऑप्शन ओवर हियर। दैट वाज द थिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। सारे एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में जितने भी क्वेश्चंस आए थे मैंने सारे आपके साथ डिस्कस किए। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू से thank you to all of you for staying on this lecture. God bless you, and please don't forget to subscribe the channel